नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने जैसे कई क्लासें कंप्लीट कर ली थी। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से लेकर हमने जो राष्ट्रपति की कई शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, इन सभी के बारे में बात कर ली। आज हम जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ थे उन सभी के बारे में तो हम बात कर चुके थे, लेकिन आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति मतलब जो संविधान में जो आपातकाल के तहत कुछ नियम बनाए गए, जो आपातकाल के 3 अनुच्छेद है, उन्हीं के तहत राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ, उनमें राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ रह सकती है, इसी के बारे में बात करने वाले। तो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। तो इसमें जो राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ रह सकती है, तो इसमें पहली बात करें तो इसका कारण क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब किस स्थिति में लग सकता है। कारण है कि एक तो कोई बाह्य आक्रमण, मतलब कोई दूसरा देश या आक्रमण कर दे, मतलब कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, मतलब अपने देश पे, तो बाहरी आक्रमण। एक कारण इसमें यह भी हो सकता है कि भारत, जो इंडिया है, भारत किसी युद्ध में शामिल हो, भारत किसी युद्ध में शामिल हो, और एक ये हो सकता है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द, ये 3 बातें कारण बताए गए। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि जो सशस्त्र विद्रोह था, ये शब्द ये पहले मूल संविधान में नहीं था। इसके पहले इसके स्थान पर था आंतरिक अशांति, ये शब्द पहले था। तो सशस्त्र विद्रोह के पहले आंतरिक अशांति शब्द था, उसी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज लिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो इसके जो कारण थे राष्ट्रीय आपातकाल के, 3 कारण बताए गए थे। या तो कोई बाहरी आक्रमण, मतलब बाहर की कोई देश आकर भारत पर आक्रमण कर देता है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है उस टाइम। या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो, कोई युद्ध हो रहा है और उसमें भारत शामिल हो, तब भी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। तो ये पहले आंतरिक अशांति था, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, कारण। अब हम जानते हैं इसके लगाने की प्रक्रिया, मतलब लगाया कैसे जाता है। कारण बता दिए कि कौन सी स्थिति में लग सकता है। लगाने की प्रक्रिया की बात करें तो जो मंत्रिमंडल है, इसमें लिखा हो मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश में, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसे लगाया जा सकता है। और कब तक लगाया जाता है, 1 महीने तक इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। लेकिन 1 महीने बाद, इसमें एक कंडीशन है, 1 महीने बाद संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। मतलब मंत्रिमंडल की सिफारिश के 1 महीने बाद, मतलब मंत्रिमंडल की सिफारिश पे इसे 1 महीने तक लगाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि 1 महीने के बाद में संसद की जो स्वीकृति है वो लेना आवश्यक है इसको लगाने के लिए। और उसके 6 महीने बाद, मतलब हर 6 महीने में मतलब इसको अगर अपन ज़्यादा सीमा तक लगा कर रखना चाहे तो उसको हर 6 महीने के अंदर मतलब संसद से स्वीकृति लेना जरूरी रहेगा। तो संसद से स्वीकृति लेते जाओ, हर 6 महीने में लगा सकता हो। और इसकी अधिकतम सीमा, मतलब लगाने की अधिकतम सीमा कोई फिक्स नहीं है,
फिक्स नहीं है, अधिकतम सीमा लगाने की कोई फिक्स नहीं है। मतलब इसको अधिकतम सीमा ऐसा नहीं है कि इसको कब तक लगा सकते हैं, लेकिन इसको पहले से शुरू में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाया जाता है मात्र 1 महीने के लिए, लेकिन 1 महीने बाद में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, तभी ये आगे लग सकता है। और इसको आपातकाल को लगने फिर उसके 6 महीने बाद उसको अगर आगे और रखना चाहते हो तो हर 6 महीने में मतलब संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। और जो संसद की स्वीकृति लेना है आवश्यक है वो भी विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब इसको लगाने के बाद में क्या प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले एक नोट करके एक इतनी सी बात लिख लेनी है नोट। अगर लोकसभा भंग हो जाए, मतलब ये आपातकाल लग रहा हो उस टाइम लोकसभा भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो इसके लिए हम उसके लिए तो उस टाइम फिर स्वीकृति किससे लेना, तो उस टाइम स्वीकृति राज्यसभा से भी ली जा सकती है। मतलब उस टाइम स्वीकृति ओनली राज्यसभा से भी ली जा सकती है। लेकिन क्या होगा कि जब नई राज्यसभा बनेगी, नई लोकसभा बनेगी, उस लोकसभा से मतलब उस लोकसभा से 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति लेना फिर अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या रह सकते हैं। प्रभाव मतलब ये जो आपातकाल लग जाता है तो इसके प्रभाव क्या क्या रह सकते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। प्रभाव मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको लगने के बाद में इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रभाव है कि जो राज्य की शक्ति है वो केंद्र में चली जाएगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की शक्ति केंद्र के अधीन, मतलब इसमें पे सभी पे केंद्र का हक हो जाएगा। अगर एक बार ये आपातकाल लग जाता है उसके बाद में राज्य की सब शक्तियों पर केंद्र का एक अनुशासन हो जाएगा। इसके तहत ही क्या हो सकता है कि लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसके कार्यकाल को एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात है कि अगर ये लग जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है आपातकाल में, तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद में जो एक अपने मौलिक अधिकार पढ़ा था, मौलिक अधिकार 20 और 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये इनको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। मतलब सभी मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे, मतलब ये 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो जाएंगे। और लेकिन एक बात इसमें आपको नोट करके ध्यान रखनी है, अगर इसका जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका कारण सशस्त्र विद्रोह रहा, अगर इसका सशस्त्र विद्रोह के कारण यह आपातकाल लगता है तो क्या होगा इस स्थिति में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ये तीनों को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। मतलब ये तीनों मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो गए सशस्त्र विद्रोह के कारण। अगर आपातकाल लगता है तो इन मौलिक अधिकारों को किया जाएगा। ऐसे अगर ये नॉर्मली ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे, और अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो 19, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाएंगे। एक बात और करते हैं कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 की बात करें तो इस अनुच्छेद 250 में क्या है कि जो मतलब राज्य की जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची पर जो केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मतलब राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है आपातकाल की स्थिति में। राज्य सूची पर जो राज्य सूची है, जो राज्य का अधिकार रहता है उस पर राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। कब? इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र कानून। लेकिन जो ये कानून है ये जब आपातकाल हट जाएगा उसके 6 माह तक ही वैलिड रहेगा।
मतलब ये जो कानून बनाया जाएगा उस टाइम केंद्र के द्वारा आपातकाल के समय अनुच्छेद 250 के तहत बोला गया है कि अगर राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है तो ये केंद्र कानून का जो है ना कि आपातकाल हटने के 6 महीने बाद ये कानून निष्क्रिय हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं कि जो ये आपातकाल है, जैसे हमने बात की, तो ये आपातकाल अब तक मतलब भारत में कितनी बार लगा, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत में कितनी बार लगा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में, तो बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की भारत में अब तक 3 बार लगा है, 3 बार। अब 3 बार कौन कौन सी, सन 1962। इसका कारण क्या रहा था, जो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, जैसे हमने बात की थी कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो, तो उस टाइम भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था, तो इसका कारण था तो वो भारत चीन के युद्ध के समय लगा था उस टाइम। अब क्या है कि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि मतलब आपातकाल डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता क्योंकि सभी को पता रहता है कि कौन सा मतलब आपातकाल कब लगा था, लेकिन कभी कभी क्या है क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से आ जाता है कि जैसे कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था या राष्ट्रपति कौन सा। तो आपको ये भी ध्यान रखा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राष्ट्रपति थे उस टाइम। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ये राष्ट्रीय आपातकाल दूसरी बार लगा था 1971 में। उस टाइम की बात करें तो जो भारत पाक युद्ध के कारण लगा था, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध था, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम वीवी गिरी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। अब उसी इसके बाद में आपातकाल, ये जो तीसरी बार आपातकाल लगा था 1975 में लगा था, और इसका कारण रहा था आंतरिक अशांति। जैसे हमने बात की थी कि आंतरिक अशांति के कारण भी लग सकता है, तो आंतरिक अशांति उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद, और प्रधानमंत्री जो पीएम थी इंदिरा गांधी थी उस टाइम भी। तो हमने बात की थी कि जो सशस्त्र विद्रोह के कारण जो मतलब लगा था, तो ये सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगा था मतलब कह सकते हैं ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था, क्योंकि इसको हटा दिया गया था जो 44वां संविधान संशोधन था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द ले लिया गया था। तो सशस्त्र विद्रोह के कारण अभी तक नहीं लगा, सिर्फ आंतरिक अशांति के कारण लगा है। तो 3 बार यह आपातकाल लग चुका है। एक बात था, इसकी बात कर लेते हैं हम, नोट लगा, थोड़ा ध्यान रख लो आप इसका। मिनर्वा मिल्सवाद 1980, इसमें कहा गया कि अगर ये आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अगर संवैधानिक तरीके से नहीं लगाया गया है, मतलब असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, लगता है कि असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, मतलब न्यायालय में इसके खिलाफ जा सकते हैं। इस मिनर्वा मिल्सवाद में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो हमने इसके प्रभाव, इसके कारण, इसको लगाने की प्रक्रिया और भारत में कब तक लगा, तो इन सभी के बारे में जाना। अब अगला जो हमारा आपातकाल लगा था वो राष्ट्रपति शासन, उसकी बात कर लेते हैं, जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति शासन, इसका उल्लेख कौन सा, अनुच्छेद 356। कारण क्या हो सकते हैं, कारण अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो इसको लगाया जा सकता है। लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, इससे क्या तात्पर्य, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल किसको माना जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं कि विधानसभा में
अस्पष्ट बहुमत मिला हो, मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, अस्पष्ट बहुमत। दूसरा कारण हो सकता है आंतरिक अशांति, राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य में ऐसा आंतरिक अशांति। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और इसका संवैधानिक तंत्र से तात्पर्य है कि विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत मिला हो, आंतरिक अशांति फैल गई हो, या फिर दल बदल की कोई नीति हो गई हो, दल बदल। या इसको और भी हम कह सकते हैं कि मतलब विधानसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, अविश्वास प्रस्ताव आ गए हो, या फिर अनुच्छेद जो 365 है, अनुच्छेद 365 के तहत कहा गया है कि मतलब राज्य को केंद्र के जो निर्देश है वो मानने पड़ेंगे, और केंद्र अगर राज्य मना कर देता है केंद्र के निर्देश मानने तो भी ये मतलब ये आपातकाल लगाया जा सकता है। तो संवैधानिक तंत्र विफल के कारण में कई कारण थे, उन्हीं के कारण ये आपातकाल लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल के लगाने के कारण हमने जाना ये था, अब इसको लगाने की प्रक्रिया जान लेते हैं। लगाने की प्रक्रिया, लगाने की प्रक्रिया अब लगाने की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो जो लगाने की प्रक्रिया थी इसकी है कि 2 महीने तक मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में 2 महीने तक, ठीक है। लेकिन इस 2 महीने बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और जो भी साधारण बहुमत से, सिर्फ साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। मतलब इसको लगाने की प्रक्रिया 2 महीने तक इसको राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने के बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और वो साधारण बहुमत से। वहां पे हमने बात की थी राष्ट्रीय आपातकाल में तो कौन से विशेष बहुमत से संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और वो भी कहाँ पे 1 महीने बाद में। लेकिन यहाँ पे 2 महीने तक लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, उसके बाद में संसद की स्वीकृति साधारण बहुमत से लेनी होगी। और इसकी अधिकतम सीमा की बात करें तो अधिकतम मतलब कब तक लगाया जा सकता है? अधिकतम सीमा की बात करें तो अधिकतम कब तक लगाया? 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और विशेष परिस्थितियां, अगर कोई विशेष परिस्थितियां हो जाए तो भी 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों की बात करें तो विशेष परिस्थितियों में क्या रखा गया है? तो विशेष परिस्थिति से मतलब अगर चुनाव आयोग उस टाइम मतलब चुनाव कराने में असमर्थ हो, ये एक विशेष परिस्थिति है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया के बारे में हमने बात कर ली, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है कि जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो केंद्र के मतलब राष्ट्रपति के अंडर में चली जाएगी। मतलब राष्ट्रपति मतलब केंद्र की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो एक तरह से मतलब राष्ट्रपति के अंडर में चला जाएगा। मतलब राष्ट्रपति उन सभी पे मतलब राष्ट्रपति का उन पे अधिकार रहेगा, ठीक है, जो भी कार्यपालिका शक्ति है। और उसके बाद में यह भी हो सकता है कि मतलब उन शक्तियों पे मतलब काम करने का अधिकार राष्ट्रपति का रहेगा। साथ ही हम बात करें तो जो राज्यपाल है उस टाइम जो राज्यपाल रहेगा तो वो मतलब एक सचिव के देखरेख में एक केंद्र के प्रतिनिधि के तौर में काम करेगा। वो एक राज्यपाल राज्य के प्रतिनिधित्व के तौर में नहीं बल्कि केंद्र के मतलब उसको केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा काम करवाया जा रहा है, मतलब उस हिसाब से वो काम करेगा राज्यपाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ ये मतलब ऐसे नहीं प्रभाव हो सकते। तो अब हम इसके बारे में बात करें जैसे प्रभाव और क्या प्रभाव हो सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति का जो शासन लग जाता है तो उस टाइम जो विधानसभा और विधानसभा लोकसभा इनको निलंबित भी किया जा सकता है। विधानसभा एंड लोकसभा इनको निलंबित भी किया जा सकता है अगर आज राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो, ठीक। और जो भी कोई भी कानून वगैरह मतलब उस टाइम बनाए नहीं जा सकते उस टाइम राष्ट्रपति शासन के टाइम, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक बाद आता है एसआर बॉम्बे बना कर्नाटक राज्य। तो उस बाद में क्या कहा जाता है कि जो इसके प्रभाव है उनके खिलाफ ये कुछ बात था। तो इसमें हम जानते हैं कि क्या था। तो एक बाद आया था एसआर बॉम्बे बनाम कर्नाटक राज्य।
1994, ठीक है। इस बाद में, अब इस बात की बात करें तो इसमें कहा गया कि जो मतलब राष्ट्रपति शासन है, सबसे पहली बात इसने बताया कि राष्ट्रपति शासन के समय मतलब जो विधानसभा लोकसभा को जो निलंबित करने का अधिकार दिया गया है उसमें संसद की स्वीकृति होनी चाहिए, मतलब संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक बताया है, ठीक है, एक बात। उसके बाद में दूसरी बात इसने बताया कि जो राष्ट्रपति शासन है ये एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं कि हर स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दो, मतलब एक अंतिम विकल्प के तौर पे होना चाहिए, मतलब कि अब तो हद हो गई, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, मतलब हर स्थिति में इसको लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी बात के अनुसार क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन राजभवन में ना होकर विधानसभा में होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन राजभवन में ना होकर विधानसभा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसमें इस बात में बताया गया था। तो राष्ट्रपति शासन की हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन अब तक मतलब कितनी बार, मतलब लगभग 100, तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये कितने राज्यों में लग चुका होगा। तो हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, जो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो ये हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य में उसी में लगा था, और सबसे पहले की बात करें तो पंजाब में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो एक आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की, उसके बारे में, वित्तीय शक्ति, जो आखिरी है वित्तीय शक्ति, या सॉरी वित्तीय आपातकाल कह सकते हैं, वित्तीय आपातकाल। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाए, अगर भारत के साख है, मतलब साख निर्माण, जो भारत की साख है उस पर खतरा मंडरा जाए, मतलब एक वित्तीय, मतलब जो वित्तीय रूप से कोई घटना, मतलब एक आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो उस स्थिति में लगाया जाता है कारण। और इसकी बात करें तो जो लगाने का कारण है कि इसको 2 महीने तक लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है साधारण बहुमत से, ठीक है। तो इसको लगाने का कोई इसका मतलब, और अभी तक ये भारत में कभी लगा भी नहीं, इसको आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो इसके बाद में प्रभाव क्या होता है कि जो मतलब प्रभाव ये होता है कि जो मतलब जैसे वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और केंद्र है ना, केंद्र जो राज्य के लिए क्या कर सकता है, मतलब कुछ आर्थिक निर्देश जारी कर सकता है, उनका पालन भी राज्य को करना होगा। तो वित्तीय आपातकाल में इतना ही है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्लास हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अब जो राष्ट्रपति टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमने, जैसे पूरी शक्तियाँ थी जो हमने जान ली, और भी प्रकार की शक्तियाँ थी, उन सभी के बारे में हमने जान लिया। तो हमारा जो राष्ट्रपति टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारा अगला नया जो कल टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री टॉपिक और मंत्रिपरिषद, इन सभी के बारे में कल के क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।